देखिए, इटली यूनिफाइड, यूनिफिकेशन का मतलब ये हुआ, जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया था, कि आज के डेट में जो आपको इटली दिखती है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई। तो जैसे ये 4-5 जो भी वीडियो इसकी बन रखी है, आप सीरियल से 1 2 3 4 सारा देखना, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो इटली की यूनिफिकेशन का मतलब ये था कि इटली जो टुकड़ों में बटी हुई थी वो एक हो जाए। जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी जर्मनी का क्लियर कर दिया था आप लोग का यूनिफिकेशन और जर्मनी। फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कौन था सूरज, तुम बताओ। जर्मन का यूनिफिकेशन जर्मनी का किसने किया था? आप तीनों में से कोई भी? लुई 16 ने। आप लोग बताइए। और क्या? बिस्मार्क बताएंगे था आपको मैंने, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, ऑटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। आप इंग्लिश में, हिंदी में, किसमें आपका? इंग्लिश में, ठीक है, बहुत बढ़िया। Like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation. Italians were scattered over several dynasties, state as well as the multinational Habsburg Empire. जैसा कि आपको पता है, दूसरे देशों की तरह, जर्मनी की तरह इटली का भी फ्रेगमेंटेशन मतलब कि राजनीतिक रूप से बटे हुए थे। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि बटना, बटा हुआ। इटली भी बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर भी अलग अलग डायनेस्टीज या अलग अलग वंशों की सत्ता थी। छोटे छोटे राज्य में छोटे छोटे डायनेस्टियां अपना अपना राज्य कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कि वहां पे राठौड़ थे, यहाँ चौहान, जिस तरह इंडिया में था पहले जमाने में, उस तरह यहाँ पर भी था, ठीक है। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, ऑफ व्हिच only one, Sardian Piedmont, was ruled by an Italian princely house. इटली का जो प्रिंसली हाउस, मतलब कि इटली का जो राजा था, राज्य परिवार था, इटली 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था 19th सेंचुरी के समय। एक ही, इन 7 में से एक ही केवल स्टेट छोटा सा जो था, जिसका नाम क्या था? सेरेडियन पिडमोंट, ठीक है। इसी पर केवल इटली के राज्य परिवार का राज्य, मतलब इटली का जो शाही परिवार था, जो रॉयल फैमिली थी, उनका शासन था, ठीक है। The north was under Austrian Habsburg, the center was ruled by the Pope, and the southern region were under the domination of the Bourbon King of Spain. साउथ का जो इटली का हिस्सा था, बॉर्बन जो किंग थे, बॉर्बन डायनेस्टी के, स्पेन के अंडर में। नॉर्थ वाला हिस्सा इटली के, ऑस्ट्रियन के, ऑस्ट्रिया कंट्री थी, उसके द्वारा था। सेंटर वाला हिस्सा जो भी रोम जानते हैं, रोम में पोप का है ना शासन, अभी भी है। इटली की राजधानी जो कैपिटल है वह रोम, और अभी भी, जिसको कि अभी वेटिकन सिटी भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे छोटा देश। सेंटर में मान लीजिए कि वो चर्च है, सबसे ग्रैंड चर्च, मैंने मेन चर्च है पूरे दुनिया का ईसाई लोगों का। और उससे अगर एक रेडियस बना दे, 15 किलोमीटर का घेरा बना दे गोल, ठीक है, तो उसके बीच में ही कंट्री, 15 किलोमीटर की रेडियस में, मतलब की गोलाई में पूरा का पूरा वो देश, वेटिकन सिटी जी। अभी भी उसमें पोप की राइट नाउ, मैं 2021 की बात बता रहा हूँ, पहले की तो बात छोड़ी दीजिए। अभी भी वहां पोप के आदमी, पोप का शासन, पोप की सेना, ये सारे, पोप मतलब कि पादरी, जो प्रिस्ट होते हैं, चर्च के पादरी मेन होते हैं, उस समय भी ऐसा था। Even the Italian language had not acquired one common form of style, had many regional and local variations. और ऐसा कि जो 7 छोटे छोटे स्टेट में इटली बटी हुई थी, मैंने आपको 4-5 डायनेस्टी और किंग के नाम बताए, जिन पे छोटे छोटे राज्यों पे उनका अधिकार था। तो साथ ही साथ को ये भी जरूरी नहीं था कि 7 के 7 स्टेट्स में इटालियन बोली जाती थी, वहां लैंग्वेज भी अलग अलग थी। था इटली का ही हिस्सा, अलग अलग स्टेट, छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था, अलग अलग लोग उस पर शासन कर रहे थे। इटली का जो राज्य परिवार था, ये जो शाही परिवार था, रॉयल फैमिली, उसमें से एक ही पिडमोंट, सेरेडियन पिडमोंट पे ही केवल उनका अधिकार था, 7 में से एक पे, बाकी 6 के 6 दूसरों के अंडर में थे। और यहाँ लैंग्वेज भी इटालियन को अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी। कल्चर अलग था, लैंग्वेज बेटा कल्चर से रिलेटेड है।
So during the 1830 यूसीपी मेजिनी, नाम याद रखिएगा, इटली का नाम आए तो मेजिनी याद रखना है, और अगर प्रशिया जर्मनी का नाम आए तो किसका नाम याद रखना है, ऑटोमन बिस्मार्क, फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ऑटोमन बिस्मार्क, और फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली मेजिनी। देखिएगा, ड्यूरिंग द 1830 यूसीपी मेजिनी हैड sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic। यूसीपी मेजिनी ने 1830 के शुरुआत में सबसे पहले आवाज उठाई कि इटली को एक होना चाहिए, जो छोटे छोटे सात छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है, सबको जोड़ करके एक इटालियन रिपब्लिक, मतलब कि इटालियन प्रजातंत्र की स्थापना की जाए। ठीक है। He had also formed a secret society called Young Italy। यूसीपी मेजिनी ने ही यंग इटली की स्थापना की थी, स्टेबलाइज किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल एक पार्टी समझ सकते हैं, ये पेपर में आएगा। For the dissemination of his goals, the failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1858 mean that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। 1831 में 1848 में दो बार क्रांतिकारियों ने, विद्रोहियों ने, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। तो अब प्रेशर किस पे था, पिडमोंट, सर्डियन पिडमोंट पे, जो कि इटालियन प्रिंस का जो राज था, उनका नाम विक्टर इमैनुअल सेकंड था, जो इटली के राज परिवार से बिलोंग करते। उन पर प्रेशर हुआ कि भाई अब आप लड़ाई लड़के, वॉर करके, सबसे युद्ध करके सबको जीतो और सबको मिला करके सबके आप राजा हो। उन पे ये प्रेशर था। समझ में आ रही बात आप लोगों को? आ रही? ओके। In the eyes of the ruling elites of the regions, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। और ऐसा दिख रहा था कि अगर इस तरह से यूनिफाइड हो जाएगा तो इटली का डेवलपमेंट भी होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, पॉलिटिकल डोमिनेंस, मतलब कि राजनीतिक दबदबा भी स्थापित हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब कि अगर एक ही राजा हो जाए इन सातों का, तो क्या होगा, सबके ऊपर राजा का अच्छा कंट्रोल या नियंत्रण हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, आपने यूसीपी मेजिनी का नाम सुना, इमैनुअल सेकंड का नाम सुना, दो लोगों का नाम सुना, नाम याद रखते जाइएगा। विक्टर इमैनुअल सेकंड जो था वो कौन था, पिडमोंट, सेरेडियन पिडमोंट, जो कि 7 स्टेट में से एक स्टेट था, उसका राजा था, और इटालियन प्रिंसली स्टेट से था, प्रिंसली फैमिली से था। दूसरा जो गिउसेप्पे मेजिनी था, वो उन्हीं में से एक था, एक का राजा था, इमैनुअल सेकंड, विक्टर इमैनुअल सेकंड। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर की। देखिएगा, चीफ मिनिस्टर कैवोर, who led the movement of unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat। कैवोर जो कि चीफ मिनिस्टर था, उसने सबसे पहले काम, देखो, मेजिनी प्लान लेके आया था केवल कि ऐसा किया जाए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट किसने किया, इस काम को सीधे अब नहीं करते। जैसे मैं कहूं कि भाई ऐसा है, क्या सड़क बनाई जाएगी, कोई आदमी आया है, अब वहां से मटेरियल गिरा के बनाना स्टार्ट कर दे, समझ रहे हैं बात को, तो उसको कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन, लागू करना। तो कैवोर जो चीफ मिनिस्टर था, उसने ना तो कोई क्रांति की और ना ही कोई प्रजातांत्रिक रूप से या किसी से बातचीत करके इस काम को आगे बढ़ाया। उसने क्या किया, देखिएगा, like many other wealthy and educated member of the Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. Through a tactical diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeed the defeating the Austrian forces in 1855। कैवोर जो चीफ मिनिस्टर था, उसने क्या किया कि जाके फ्रांस से दोस्ती कर, फ्रांस से समझौता कर लिया, ठीक है,
और फ्रांस की मदद से सेरेडिनिया पेडमोंट जो कि बीच में था, उसके ऊपर ऑस्ट्रियन राजा का कब्जा था। इटली के नॉर्दर्न साइड पे कब्जा या अधिकार किसका था? ऑस्ट्रियन किंग का। तो इसने क्या किया, कैवोर जो चीफ मिनिस्टर था उसने हाथ मिला लिया फ्रांस से, उसकी सेना का मदद मिल गया, और ये सेरेडिनिया पिडमोंट और फ्रांस दोनों की सेना ने मिलकर ऑस्ट्रिया के राजा को हरा के नॉर्दर्न इटली पे पूरा का पूरा अधिकार था। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो सेरेडिनिया पिडमोंट में अब नॉर्दर्न इटली भी आके शामिल हो गया। कैवोर यही का, सेरेडिनिया पिडमोंट का जी। आगे देखते हैं, और ये बात कब की थी? 1859। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गियुसेप्पे गैरिबाल्डी ज्वाइंड द फ्रे इन 1860। नाम याद रखिएगा, मैंने गियुसेप्पे मैज़िनी बताया था, इमैनुअल सेकंड बताया था, और क्या बताया था? कैवोर बताया था। अब मैज़िनी का तो सबसे पहले मैज़िनी, हाँ मैंने मैज़िनी बताया था, गैरिबाल्डी नहीं, मैं इटली में चला गया। जी जी, मैज़िनी, कैवोर, इमैनुअल सेकंड, और अभी मैंने बताया है आपको गैरिबाल्डी। अब बताया हाँ, गियुसेप्पे गैरिबाल्डी, इसने क्या किया कि 1859 में तो ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया था। अब बात हो रही है 1860 की, 1860 की, एक साल बाद उसने भी अपनी सेना लेकर के इनके साथ शामिल हो गया, मिल गया, जुड़ गया। गियुसेप्पे गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी जो था, पहले कैवोर, इमैनुअल सेकंड और मैज़िनी तो एक साथ थे ही, अब इसकी सेना में इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए गैरिबाल्डी भी शामिल हो गया। अब ये गैरिबाल्डी कौन था ये देखिए, इन तीनों के साथ। यार इमैनुअल सेकंड की सेना में, क्या तुम क्या लिख रहे हो? They marched into South Italy and Kingdom of the Two Sicilies and succeed in winning the support of the local peasants in order to drive out of Spanish rule in 18 ruler। आपको पता है कि इटली के साउथ में स्पेन के राजा का अधिकार था। गैरिबाल्डी ने क्या किया कि अपनी सेना लेकर के साउथ में मार्च किया इमैनुअल सेकंड के लिए। ये गैरिबाल्डी हो, मैज़िनी हो, कैवोर हो, ये सारे के सारे इमैनुअल सेकंड के ही एम्प्लॉयज थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब गैरिबाल्डी के पास भी ट्रूप था, ये भी एक कमांडर था, इसने सेना लेकर के साउथ में मार्च किया, और साउथ में, साउथ इटली में जो कि स्पेन के अंडर में आता था, तो जब वो अटैक किया तो वहां के जो लोकल पिजेंट्स थे, मतलब कि किसान थे, उन्होंने भी गैरिबाल्डी का साथ दिया कि हाँ हम इनके शासन में परेशान है, हमें आप मुक्ति दिलाओ, हम लोग भी इटली में ही शामिल होना चाहते हैं। तो लोकल पिजेंट्स या किसानों की मदद से गैरिबाल्डी ने साउथ इटली पर से स्पेन को हरा दिया, और साउथ इटली भी अब शामिल हो गया सेरेडिनिया पिडमोंट में। नॉर्थ और साउथ फ्री हो गया, दो चीज क्लियर है, नॉर्थ ऑस्ट्रिया से आजाद हुआ और साउथ स्पेन से आजाद। क्लियर है? आगे देखते हैं। साउथ इटली शामिल हो गया था जी, शामिल कर लिया गया था डोलो के दबाव से। However, much of the Italian population, in 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy। और 1860 में, 61 में, 1861 में इमैनुअल सेकेंड ने अपने आप को यूनाइटेड इटली का, क्योंकि सारे क्षेत्र तो अब मिल गए थे, तो यूनाइटेड इटली का अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया कि अब हम भी पूरे इटली के राजा। कौन से सन में? 1861 देखेंगे, अब बोलने तो देंगे तब तो याद कराएंगे। However, much of the Italian population among whom rates of illiteracy were very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed the La Italia was Victor Emmanuel's wife। देखिएगा, अब उसमें अधिकतर लोग अनपढ़ थे, ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। अरे बैठो कुछ कर लो, घर पे जाके क्या करो, स्कूल जाना है। तो इटली तो इटालिया के बारे में तो नहीं जानते थे, लेकिन इमैनुअल सेकंड की जो वाइफ थी ला इटालिया, उन्हीं को जानते थे कि विक्टर इमैनुअल सेकंड की जो वाइफ है
उसी को वो जानते थे कि उन्हीं के नाम पे एक कंट्री का नाम पड़ा हुआ। मेरी बात सुनिए, इटली एक कंट्री का नाम था जिसमें 7 के 7 स्टेट या सारे हिस्से आ रहे थे, लेकिन जो अनएजुकेटेड साउदर्न इटली के लोग थे, जो पिजेंट्स थे, वो नहीं जानते थे कि इटली का क्या मतलब है, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का क्या मतलब है ना, इस तरह की बातों को नहीं समझते थे। तो मानते थे कि वो जो राजा है, जो रानी है, महारानी है, उन्हीं को मानते थे कि उन्हीं के नाम पे ये स्टेट का नाम रखा गया। वो इस बात था बिल्कुल भी नहीं था। अब देखिए द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो इस तरह से जो इटली का यूनिफिकेशन हो गया। पोप की सत्ता तो बेटे वैसे की वैसे रह गई, अभी भी वैसे ही है। सेंटर में पोप था, नॉर्थ में ऑस्ट्रिया, साउथ में स्पेन, दोनों आजाद हो गए, और एक हिस्से पे तो सेटलमेंट पेडमोंट था ही, और एक दो जो छोटे मोटे स्टेट थे वो बाद में और भी जीत के शामिल कर लिए, इसमें उसका मेंशन नहीं किया। अब देखते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ क्या हुआ देखते हैं। ये बॉक्स में गैरीबाल्डी है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, दिखा आपको, फोन पे खोल रखा है पीडीएफ क्या आप लोगों ने? देखिए द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ आखिर क्या स्ट्रेंज हुआ, क्या है ना बात हुई, देखते हैं। द मॉडल ऑफ द नेशन or the nation state, some scholars have argued is Great Britain. In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. जिस तरह अभी आपको इटली दिखता है, जिस तरह से जर्मनी, फ्रांस, ये सब दिख रहा है, तो ये अचानक एक क्रांति हुई, एक रेवोल्यूशन हुआ, वॉर हुआ, लोग लड़े और उन्होंने फतह हासिल की, जो जीत हासिल की, उसके बाद यूनिफिकेशन हुआ। बिस्मार्क ने भी वॉर लड़के ही किया था जर्मनी को, और इटली में भी गैरिबाल्डी, मेज़िनी, इमैनुअल सेकंड और केवोर का आप देख ही रहे। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं। ब्रिटेन जी बिल्कुल, लेकिन ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहां पर रातों रात कुछ नहीं हुआ, वो एक बहुत लंबी लड़ाई थी और बहुत ज्यादा समय लगा तब जाके ऐसा हुआ। और किस तरह से? It was the result of a long drawn out process. There was no British nation prior to the 18th century. 18वीं शताब्दी तक, 18th century तक ब्रिटेन नाम का ऐसा कोई देश था, ठीक है। The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot, and Irish. देखिए बोर्ड पे एक बार ध्यान दीजिए। अभी जो ब्रिटेन है, यूके, यूनाइटेड किंगडम देखते हैं ना, वो इनको मिला के, ये है आयरलैंड, ये है आपका इंग्लैंड, ये वाला जो इलाका है, थोड़ा सा इसको और ऐसे ले सकते हैं, ये वाला जो इलाका है साउथ ईस्टर्न, इसको वेल्स कहते हैं, वेल्स। और ये जो ऊपर वाला इलाका आपको ये दिख रहा है पूरा, ये स्कॉटलैंड। तो मेरे कहने का मतलब है कि 18th सेंचुरी तक ये भी, जिस तरह अभी ये 7 टुकड़ों में इटली बटा हुआ था, ये भी आयरलैंड अलग था, इंग्लैंड, इंग्लिश प्लेस कहते थे इसको, एस्ले कहा जाता था, ये वेल्स था, और ये स्कॉटलैंड, ये अलग अलग था। तो जो ब्रिटेन हम अभी देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम अभी देखते हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है देखते हैं बेटा। पहुंचा देखिए, all of these ethnic group had their own cultural and political tradition. वेल्स का, इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का और आयरलैंड का अपना अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज और अलग अलग ट्रेडिशन थे एक ही आइलैंड पे, लेकिन इनका कल्चर और लैंग्वेज अलग अलग था, और उसी आधार पे अपने अपने अलग अलग स्टेट में बटे हुए थे। ओके, बट एज द इंग्लिश नेशन
steadily grew in wealth, importance, and power. It was able to extend its influence over the other nation of the island. लेकिन जो इंग्लिश आपको दिख रहा है या इंग्लैंड मैंने लिखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने पाया, अपनी ताकत को ज्यादा बढ़ाया और इन्होंने अपना डोमिनेंस या प्रभाव इस आइलैंड के दूसरे हिस्सों पे, मतलब स्कॉटलैंड पे, वेल्स पे और आइलैंड पे बढ़ने लगे। मतलब इनका दबदबा ज्यादा होने लगा, ये ज्यादा शक्तिशाली बन गए। समझ में आ रहा है बात आप लोग को? ठीक है। ऑल ओके। द इंग्लिश पार्लियामेंट which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of the protracted conflict was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. अब देखिएगा 1688 में ब्रिटेन में एक रेवोल्यूशन या क्रांति हुई थी। उसमें क्या हुआ, ब्रिटेन में मोनार्च सिस्टम को हटा दिया गया था और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च की स्थापना की थी, मतलब कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। वहां पर क्या हुआ था, अब आपको पता है कि उसमें क्या था कि संवैधानिक या क्या कहते हैं, संसदीय राजतंत्र की स्थापना का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक पार्लियामेंट होगी, ठीक है, राजा भी रहेंगे, मोनार्च भी रहेगा जो राजा का शासन होता है, लेकिन एक पार्लियामेंट होगा, उसके हिसाब से काम होगा। उस पार्लियामेंट में मेंबर चुने जाएंगे और उस पार्लियामेंट में जो लीडर ऑफ पार्लियामेंट होगा वो प्राइम मिनिस्टर, जो अभी भी ऐसा ही है। तो पार्लियामेंट थे क्या, लंदन में, और वो लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में। तो पार्लियामेंट लंदन में, इंग्लैंड में बनने के कारण क्या हुआ कि यहीं से डोमिनेंस और प्रभाव स्टार्ट होता है। पार्लियामेंट यहाँ रहने के चलते ये जितने भी आइलैंड के ऊपर जो भी अलग अलग जगह दिख रहे हैं, सबके ऊपर उनका अपना दबदबा स्थापित हो गया। अब देखिए कैसे हुआ। द एक्ट ऑफ यूनियन, एक कानून बनाया, द एक्ट ऑफ यूनियन एक कानून बनाया गया 1707 में, 1707 की बात, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ऊपर दिख रहा है स्कॉटलैंड, नीचे इंग्लैंड, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है 1707। resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain, meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. 1707 में 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक समझौता होता है, एक पैक्ट होता है जिसको एक्ट ऑफ यूनियन कहते हैं, और इसके द्वारा इंग्लैंड को यह अधिकार मिलता है कि स्कॉटलैंड पे अपना दबदबा स्थापित कर सके, कोई भी कानून बना के इस पे थोप सके, और पूरे स्कॉटलैंड के लिए जो भी शासन के लिए कानून बनाना है वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में बन सके। समझ रहे? और ये एक्ट ऑफ यूनियन पास होने के बाद क्या हुआ, अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अलग अलग ना हो करके यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन कहे जाने लगे, यूके कहे जाने लगे। आगे देखिए, आयरलैंड अभी भी अलग है, वेल्स तो उसके साथ, मैं बता रहा हूं उसके बारे में, देखेंगे। The British Parliament has henceforth dominated by the English member. The growth of the British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. निश्चित रूप से पार्लियामेंट में तो ब्रिटेन में थी, लंदन इंग्लैंड में थी, यहाँ पे लोग भी चुने जाते थे तो लंदन या माने ब्रिटेन से ही लोग चुने जाते थे। तो जो भी कानून बनाई जाएगी उसमें स्कॉटलैंड वालों की कोई सुनता ही नहीं था। तो स्कॉटलैंड का जो कल्चर ट्रेडिशन था वो देखते देखते बिल्कुल खत्म कर दिया गया और उनकी पहचान भी इंग्लिश ही हो गई। वहां पर स्कॉटिश जो बोली जाती थी, इंग्लिश ही बोली जाने लगी, ज्यादा इंग्लिश बोली जाने लगी। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर अंग्रेजों का शासन रहता तो पढ़ने में आप निश्चित रूप से इंग्लिश ज्यादा पढ़ते, ताकि इंग्लिश पढ़ लेंगे तो सरकार, अंग्रेज सरकार में नौकरी मिल जाएगी, वही वाली बात थी। Okay. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. स्कॉटलैंड में जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, ठीक है ना, वहां पे रहने वाले जो लोग थे, स्कॉटिश हाईलैंड में रहने वाले लोग थे, उन्होंने कभी कभी आंदोलन किया इससे बाहर निकलने के लिए कि हमको आजादी दे दीजिए, हमें एक अलग पहचान दीजिए। तो उनको बड़ी निर्ममता पूर्वक या क्रुएल्टी के साथ रिप्रेस कर दिया गया, मतलब दबा दिया गया, दमन कर दिया गया। ठीक है,
जो आजादी मांगते जी, the Scottish Highland were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large number were forcibly driven out of their homeland. वो जो लैंग्वेज बोलते थे, जिस तरह के कपड़े पहनते थे, उन सबों पे रोक लगा दी गई। फॉरबिडन मतलब रोक लगा। और साथ ही साथ उन हाईलैंड में रहने वाले जो घर थे उनके, जहां वो रहते थे, वहां से भी उनको निकाल दिया गया कि ना ये यहाँ रहेंगे और ना किसी तरह का आंदोलन करेंगे। देखिएगा, ये तो बात स्कॉटलैंड की थी। अब हम लोग आयरलैंड पे चलते हैं। उसका क्या था? आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। आयरलैंड की भी किस्मत ऐसी ही थी। It was country deeply divided between Catholic and Protestant. ईसाई धर्म में दो जातियां होती हैं, मुस्लिमों में भी दो पंथ होते हैं, कल्ट, एक सिया और दूसरे सुन्नी। आपने ईरान इराक का नाम सुना होगा। ईरान इराक में सिया लोग जो दूसरी तरह इस्लाम को दूसरी तरह से मानते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, सऊदी अरेबिया, इन सबों में सुन्नी लोग। उसी तरह पूरे के पूरे विश्व में ईसाई धर्म दो पंथों में बटा है, एक है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक यूरोप में माना जाता है और प्रोटेस्टेंट पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका में उसको लोग फॉलो करते हैं। तो स्कॉटलैंड जो देश था, वहां पर जो लोग थे वो भी दो तरह के थे ईसाई, एक तो कैथोलिक थे और दूसरे प्रोटेस्टेंट। The English helped the Protestant of Ireland to stabilize their dominance over a largely Catholic. ठीक है, इंग्लिश वाले जो लोग थे, मतलब यूनाइटेड किंगडम की बात करें, ब्रिटेन की, इन्होंने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट लोगों को मदद की जो संख्या में कम थे। आयरलैंड में ज्यादा जनसंख्या कैथोलिक लोगों की, प्रोटेस्टेंट कम थे। लेकिन प्रोटेस्टेंट की मदद किसने की? इंग्लैंड ने, जो कि ज्यादा संख्या वाले कैथोलिक लोगों पे राज कर सके, उनको दबा के रख सके। क्लियर है? मतलब मान लीजिए आयरलैंड है, यहाँ पे कैथोलिक ज्यादा है, प्लस में थे, और प्रोटेस्टेंट माइनस में थे, कम थे। इस माइनस वाले को ब्रिटेन ने ज्यादा पावरफुल बनाया, अपना सपोर्ट दिया, ताकि इस प्लस वाले को, जो ज्यादा वाले थे, इनको दबाया जा सके। देखिए, after a Catholic revolt against British dominance were suppressed. अब भाई कैथोलिक लोग जो आयरलैंड में ज्यादा थे, उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया कि भाई ब्रिटेन के खिलाफ, कि क्यों हमारे खिलाफ ऐसा कर रहे हो आप, ठीक है। बट आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वॉल्फ टोन and his United Irishmen in 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. 1798 में आयरलैंड में जहां ज्यादा से ज्यादा कैथोलिक लोग थे, उनके एक नेता, नाम याद रखिएगा, वॉल्फ टोन, WOLFETON, इनके नेतृत्व में या लीडरशिप में, रिप्रेजेंटेशन में एक विद्रोह हुआ जिसको सरकार ने दबा दिया। और दबाया नहीं, साथ ही साथ 2-3 सालों बाद 1801 में, 1801 में पूरा का पूरा आयरलैंड भी ब्रिटेन में मिला दिया। अब देखिए, अलग था बेटा, उठा के ऐसे नहीं लाया, मतलब कि इसी के शासन में ये भी है। ऑब्वियसली यार, समुद्र है जी। स्कॉटलैंड तो आ ही गया था। अब आयरलैंड, स्कॉटलैंड कब आया था, ईयर बताइए। 1707 में द एक्ट ऑफ नेशन, सॉरी क्या था, हाँ, द एक्ट ऑफ यूनियन, सॉरी, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में स्कॉटलैंड। में आयरलैंड, ठीक है ना। अभी ज्योग्राफी तो आप लोगों ने पढ़ाई ही नहीं है, तब देखेंगे मैप का आनंद, दिमाग के अंदर हो जाएगा बिल्कुल। न्यूरॉन्स के अंदर है ना, ये सिस्टम घूमेगा आप लोग के दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर, देखिएगा। तो 1801 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी कंट्री उसके अंडर में आ गई। अब a new British nation was forced through a propagation of a dominant English culture. कहने का मतलब ये है,
इंग्लैंड के अंडर में तो आ ही गया था, स्कॉटलैंड भी और आयरलैंड भी। अब इसने क्या किया कि आप केवल हमारे शासन में नहीं, हमारे कल्चर के अंदर भी आपको आना है, मतलब अब इंग्लिश ही बोलना है, इंग्लिश जैसे कपड़े पहनने, इन सबों को भी वहां पे थोपा गया। स्कॉटलैंड और आयरलैंड जी अलग अलग। हाँ, वो मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए भारत पे जब ब्रिटिश लोगों का राज हुआ तो लॉर्ड मैकाले ने 1859 में मैकाले घोषणा पत्र दिया, ठीक है, जिसको कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब कि इंडिया में जो भी स्कूल होगी वहां पे क्या पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा। अभी तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया है, तो पहले जहां जहां तालिबान का एक दो जिलों पे या राज्यों पे कब्जा था वहां पे केवल फारसी पढ़ाई जाएगी और शरिया के कानून की, इस्लामिक कानून के हिसाब से शासन होगा। अब पूरे अफगानिस्तान पे उसने थोप दिया है ना, उसी तरह से इंग्लैंड ने भी, समझ लीजिए जिस तरह से 15 अगस्त को अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया था, तो इंग्लैंड ने 1707 और 1801 में कब्जा किया। अब कह रहा है भैया कपड़े हमारी तरह पहनिए, एजुकेशन हमारे जैसा होगा, कल्चर भी हमारे जैसा होगा, जैसे तालिबान कह रहा है उस समय इंग्लैंड ने कहा। सिंपल सी बात। ध्यान देंगे, ये जो पैराग्राफ है ना, इससे 4-5 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में सीधे यहां से उठ करके आएंगे, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी अगर एक एक वर्ड आप समझते हैं, आप पेपर के लिए प्रिपेयर। न्यू, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता। A new nation, British nation was forged through the propagation of dominant English culture. The symbol of New Britain, the British flag, Union Jack. याद रखिएगा, ब्रिटिश का, ब्रिटेन के फ्लैग का नाम क्या है? यूनियन जैक फ्लैग का नाम है, फ्लैग का नाम है यूनियन जैक, JACK। द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग। नेशनल एंथम क्या है? गॉड सेव आवर नोबल किंग। The English language were actively promoted, and the older nation survived only a subordinate partners in this union. और जितने भी ये स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सब थे एक सबऑर्डिनेट पार्टनर, मतलब कि आपके पास चॉइस नहीं है, मजबूरी आपको रहना ही है हमारे साथ, ठीक है। नाम केवल अलग थे कि स्कॉटलैंड है, आयरलैंड अलग, लेकिन आप यूनाइटेड किंगडम के अंडर में ही हो। समझ रहे हैं बात को जी। विजुअलाइजिंग द नेशन, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने कानून बनाया, मैंने नहीं, पार्लियामेंट ने कानून बनाया, और जिसके तहत क्या है कि स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन और क्या कहते हैं वेल्स है, सारे एक साथ। इटली का एग्जांपल देख सकते हैं, इमैनुअल सेकंड इटली के पूरे यूनाइटेड इटली के किंग हुए। वाइमर फर्स्ट जर्मनी का किंग हुआ, बिस्मार्क के बाद, बिस्मार्क तो उसका था ही प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो इस तरह से था, मतलब कि सत्ता पे अधिकार हो गया, गवर्नमेंट पे कंट्रोल हो गया, एक आदमी का, एक राजा का या किसी का। लेकिन इसको विजुअलाइज कैसे किया जाए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा है, अगर कोई आदमी जाए तो बिना उसको बताए देख करके कैसे समझ में आए। औरतें बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती, बॉयज गर्ल्स अलग अलग पढ़ने लगेंगे, ठीक है। हर जगह बंदूक लेके क्या करते हैं, कोई दातून भी खरीदने जा रहा है, टूथपेस्ट भी खरीदने जा रहा है, बंदूक यहाँ खोपड़ी पे। न्यूज एंकर रिपोर्ट एंकरिंग कर रहा था, टीवी पे देखा होगा, 8 पीछे AK-56 लेके खड़े थे, सोफिस्टिकेटेड वेपन लेके, जहां उल्टा बोलते टक। तो ये देख के हमें समझ में आ गया ना कि वो इस्लामिक कानून को फॉलो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी विजुअलाइजिंग द नेशन, तो किस तरह से नेशन को की क्या पहचान है, ये जो नेशन है वो कैसा है, किस तरह की आइडियोलॉजी को रखता है, उसकी सोच कैसी है, वहां पे लोगों को क्या अधिकार दिए गए, लोगों के पास राइट्स क्या है, इन सब चीजों को कैसे केवल देख के समझ जाए, इसके लिए क्या प्रचार तंत्र किया गया, देखिएगा।
2 पेज में खत्म हो गई। अच्छा फिर खत्म कर दो। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? Artists in the 18th and 19th century found a way out by personifies a nation. In other words, they represented a country as if it were a person. Nations were then portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation to concrete form. That is, the female figure because of allegory of the nation. जैसा कि आपको पता है, किसी न किसी राजा के अंडर में तो ये देश हो ही गए थे, लेकिन अब जैसे हम लोग अपने देश को किस तरह दिखाते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया जैसे पढ़ाएंगे टर्म सेकंड में, तो भारत माता का चित्र बनाया था। भारत माता का चित्र मतलब कि हम लोग एक माँ के रूप में देखते हैं अपने देश को, तो वहां पर भी यूरोप में भी अपने कंट्री को एक वुमेन की तरह दिखाया गया। हालांकि कोई वुमेन थी नहीं, कंट्री तो एक कंट्री है, पर सुनी मतलब उपमा दी गई थी, एक मिसाल के तौर पे दिखाया गया कि ये जो हमारी कंट्री है, एक दिव्य महिला या दिव्य जो भी हो सकता है औरत, उसके रूप में दिखाया गया इसको। जैसे देख सकते हैं आप, देख रहे आपको, देखिए, हाँ बिल्कुल, बिना वीडियो के तुम्हें पढ़ाते हैं या वही। So you will recall that during the French Revolution, artists used female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and the republic. अब देखिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ हमारा, ठीक है ना, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था कि हमने जो स्वतंत्रता, ठीक है, न्याय और प्रजातंत्र, रिपब्लिक, जस्टिस और लिबर्टी, इसको एक औरत के पोर्ट्रेट के रूप में, लेडीज के पोर्ट्रेट के रूप में दिखाया था, है ना। पिक्चर एक किसकी दे रखी, क्या नाम है, जर्मेनिया, फिलिप बेट ने बनाया था, जर्मेनिया ने। ये एक तरह की मूर्ति के रूप में उसको दिखाया गया था, एक उपमा के रूप में दिखाया गया था, ताकि लोग समझ सकें कि लोगों की आइडियोलॉजी क्या है। जर्मेनिया के बारे में मैं आप लोगों को कुछ नोट्स में अच्छी तरह से बताऊंगा, यहाँ पर तो एनसीईआरटी में इसी तरह दिया हुआ है। रेडी है सर, चला जाए, देखिएगा, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म मतलब कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का मतलब है कि अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना, देश के लिए कुछ, उसमें उतना ही रहते हैं। नेशनलिज्म का मतलब है कि अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए बात करना, उसके लिए मर मिटने की भावना होना। और इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि इंपेरियल मतलब कि राजत्व की बात, राजा की बात, किसी पर अधिकार की बात। देखिए इसको और एक्सप्लेन करते इसी तरह से, बाय द last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. नेशनलिज्म मतलब कि राष्ट्रवाद, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की बात। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आपने सुनी थी, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में भी सुना है ना, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में भी सुना। हम लोग क्या यूरोप की बात करेंगे, तो पहले क्या था, राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की बात ये थी कि देश में मोनार्क सिस्टम को खत्म करना, राजा कोई नहीं रहेगा, प्रजातंत्र आएगा, डेमोक्रेसी को लेकर के। लेकिन ये ज्यादा समय तक रहा नहीं, ये जो नेशनलिज्म था ये ज्यादा समय तक रहा नहीं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी शुरुआती दौर में फ्रांस में आई,
या और भी देशों में आई, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। वो भी पहले वाले मोनार्च की तरह ही आम जनता पर अत्याचार कर रही थी, उनका शोषण कर रही थी। तो ये पहले मोनार्च था, उसके बाद डेमोक्रेसी आई, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो अब क्या किया जाए, तो देखिए क्या हुआ। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली intolerant of each other and every ready to go to a war। मतलब एक दूसरे को सहन करने को तैयार नहीं थे। नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवादी जो थे, उनकी देश के लिए ही मर मिटने की भावना थी, लेकिन अलग अलग ग्रुप की विचारधारा या सोच अलग अलग थी। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड the nationalist aspiration of the subject peoples in Europe to further their own imperialist aims। जितने भी यूरोप के अंदर जो बड़े बड़ी शक्तियां थी, मतलब बड़े देश थे, फ्रांस की, ब्रिटेन की बात करिए, इटली, जर्मनी जो की बात करिए यार, तो वो इंपीरियलिस्ट एम मतलब कि किसी तरह सत्ता पे काबिज होना या पूरे के पूरे देश को अपने अधिकार में लेने की बात जो है, वो एम के ऊपर काम करने लगे, ना कि प्रजातंत्र या जनता के फायदे के लिए, जनता की इच्छाओं को पूरा करने। देखिए, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 was the area called the Balkans। यूरोप का अगर मैप आपके दिमाग में हो, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं बना देता, साउथ ईस्ट का हिस्सा, जैसे ये पूरा यूरोप है तो ये साउथ हो गया और ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट का जो हिस्सा उसको बाल्कन प्रायद्वीप करते हैं, बाल्कन, ठीक है, या बाल्कन, वहां पे जितने भी कंट्री हैं उनको मिला के बाल्कन कहा जाता है। The Balkan was the region of geological and ethnic variation comparing modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, Siberia, Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slaves। ये जितने भी मैंने कंट्री के नाम बताए ये अभी भी हैं और यूरोप में छोटे छोटे देश हैं। इनके बीच में बहुत सारी एथनिक डाइवर्सिटी थी, मतलब अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट कल्ट, जाति धर्म भी अलग अलग था उनका, या जिनको कि स्लेव्स कहा जाता था। वहां पे मोस्टली स्लेव जनजाति के लोग थे। जनजाति मतलब ये कल्ट, जाति के लोग। लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तुर्की का नाम सुना होगा आपने, तुर्की या टर्की का नाम सुना होगा, जो यूरोप और एशिया दोनों में कंट्री। तो वहां पर का जो राजा था वो ऑटोमन, उसका जो एम्पायर का नाम था ऑटोमन। तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर ये सारे के सारे देश आते थे। ठीक है, द spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success। One by one, its European subject nationalities broke away from its control and declared independence। The Balkan people based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjected by foreign powers। ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ, आगे जाकर के डिस्ट्रॉय हो गया। घबरा क्यों रहे हो आप, कोई जल्दीबाजी तो नहीं है ना? हमें कोई जल्दी नहीं, आप भी जल्दीबाजी मत करो, आराम से बैठ के सुनते रहो। ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया, राजा कमजोर हो जाएगा तो राजा के राज्य में जो दूर दूर के इलाके हैं उसके खुद ही टूटते चले जाएंगे। तो जो बाल्कन ये जो रीजन था, इसमें जितने भी कंट्री का नाम मैंने आपको बताया वो भी एक एक करके आजाद होने लगे। तो खुद से आजाद हो गए और जो कमजोर थे उन पे दूसरे यूरोप के देशों ने कब्जा कर लिया। और जो आजाद हुए उन्होंने अपने आप को एक नेशन के रूप में इसलिए बताया, उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है या हिस्ट्री में पहले भी हम एक नेशन के रूप में थे और आज उसी आधार पे हम अपने आप को एक नेशन के रूप में स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये सारे जो बाल्कन कंट्रीज थे एक ही साथ ऑटोमन एम्पायर के पास थे, ये सब टूट टूट के अलग अलग एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन रहे। ये किसी और के साथ नहीं मिले।
नहीं, इंडिपेंडेंट हो हाँ, देखिएगा, ये ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए। अभी देश तो बहुत छोटे थे, बहुत ही कमजोर थे, तो इसपे जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरियन, ये जो कंट्री थे, जो बड़े यूरोप के शक्तिशाली देश थे, ये कोई ना कोई देश इनके कंट्रोल में रहने, कब्जा कर सकते हो, या जो वहां का राजा था बिना जर्मनी, कुछ ऐसे कंट्री थे जो बिना जर्मनी के राजा के बात के नहीं कर सकते थे कुछ भी, कुछ रसिया के बिना ऑर्डर के कुछ नहीं कर सकते थे। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं का शासन। समझ रहे बात को? देखिए, और इसके बाद ये जितने भी छोटे छोटे देश थे, इसकी बात मानने लगे तो फिर बेटा, जर्मनी, रसिया, इंग्लैंड, जो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम कर सकते हैं, और ऑस्ट्रियो हंगरियन जो भी एम्पायर था उसके अंडर में थे, उसकी बात मानते थे, उसी का डोमिनेंस। उसके बाद जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ या आगे जाकर के हिस्ट्री आगे जब बढ़ी हमारी, तो जैसे जैसे सारे देश कमजोर होते पड़ गए, जो मेन डोमिनेंट कंट्री थे, जैसे जर्मनी हो गया आपका, ब्रिटेन है, रसिया, अपने तक सीमित होकर रह गए। तो ये जितने भी छोटे छोटे बाल्कन जी के जो कंट्रीज थे, वो अपना इंडिपेंडेंट होके अपना अलग अस्तित्व बनाए। चक्कर खत्म जा सकता। ये जितने भी वीडियोस के पार्ट हैं मैं आपको फोन पे भेज दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिए।